कृष्णपुर नाम के एक गांव में रानी और मौनी नाम के दो बहनें रहते थे। रानी बड़ी और मौनी छोटी थी। वो दोनों लड़कियां बहुत छोटी सी थी, तभी उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तब से लेकर उन दोनों की परवरिश उनकी नानी ही करती है। बचपन से उन दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, जिससे वो दोनों लड़कियां कभी अपनी माँ को याद नहीं करते थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो हर तरह की सब्जियां उगाया करते थे और उन सब्जियों को लेकर बाजार में बेचा करते थे। सब्जियां बेचकर जो पैसे उनको मिलते थे, उन्हीं में उनके जीवन का गुजारा होता था। उनके परिवार में उन तीनों के सिवा और कोई नहीं रहता था। कहने के लिए तो उसकी नानी उनका पूरा ख्याल तो रखती थी, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे बीमार होने लगी। देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा ही बीमार हो जाती है और हमेशा चारपाई पर लेटी रहती थी, और ये हालत उन दोनों बच्चियों से देखी नहीं जाती थी। मोनी, नानी की तबीयत देखकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। बचपन से हम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी नानी माँ ने। कहने के लिए तो बूढ़ी है, लेकिन हमेशा हमारा ख्याल रखती थी, हमारे सारे नखरे उठाया करती थी। लेकिन अब वो बीमार हो चुकी है। मुझसे नानी की ये हालत देखी नहीं जाती। किसी तरह करके हमें नानी को अच्छे अस्पताल में ले जाकर शरीक करना पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी, क्योंकि इस गांव की जड़ी बूटियों की दवाइयाँ नानी माँ के जिस्म पे कोई काम नहीं कर रही। मुझे भी यही लगता है कि हमें नानी माँ को किसी अच्छे से अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले तो धीरे धीरे चलती थी, लेकिन पूरे 4 दिन से बेचारी चारपाई से उतर ही नहीं पा रही है। लगता है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हें पता है, 1 महीने से मैंने पैसे जमा किए थे, जो अब पूरे 1000 रुपये हो गए हैं। हम न बिना देर किए कल ही नानी को शहर ले जाते हैं और एक अच्छे से अस्पताल में दिखाते हैं। इस तरह दोनों बहनें मिलकर उसके दूसरे ही दिन अपनी नानी को लेकर एक शहर जाने वाली बस चढ़ जाते हैं और दोनों बहनें अपनी नानी की दोनों तरफ बैठकर उसको पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे करके अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, जांच के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि इसके पेट में कोई समस्या है, किसी भी तरह उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो अस्पताल सरकारी अस्पताल था, जिससे ऑपरेशन तो फ्री में ही किया जाता था, लेकिन दवाइयों के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी। उनकी नानी की दवाइयाँ खरीदने के लिए ही उनको 10,000 रुपयों की जरूरत थी। डॉक्टर्स ने ये बात कहते ही दोनों लड़कियों को झटका तो लगा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत की और कहा कि उनके नानी का ऑपरेशन शुरू किया जाए। वो लोग पैसे जमा कर लेंगे। इससे डॉक्टर्स ने कहा था कि ठीक 10 दिन के बाद उसके नानी का ऑपरेशन किया जाएगा। ये बात सुनकर दोनों लड़कियां वापस अपनी नानी को लेकर अपने गांव पहुंच जाते हैं। बेटी रानी और मौनी, मेरे पास आओ तो। क्या हुआ नानी, तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाने के लिए दूं? अरे नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों की शादी करके मैं बहुत ही आराम से अपना फर्ज निभा के तेरे माता पिता के पास चली जाऊंगी, लेकिन शायद भगवान ने मेरे नसीब में ये नहीं लिखा है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटी, ये सब कुछ करना शायद मेरे बस में नहीं। तुम दोनों अपने जिंदगी के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए कुछ सोचो। मेरे बारे में चिंता करना छोड़ दो। मुझे तो पता ही था नानी कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगी। वैसे तुम ज्यादा बूढ़ी नहीं हो, अभी तो तुम सिर्फ 60 साल की हो नानी। पता है, हमारे पड़ोस की गली में रहने वाली वो जो सावित्री नानी है ना, वो पूरे 90 साल की हो चुकी है। अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले में तुम तो बहुत छोटी हो ना। तुम और बहुत सालों जी लोगी नानी, और दोबारा फिर कभी ये बात न कहना, ठीक है? अरे बेटा, पता नहीं मेरे नसीब में इतना जिंदा रहना लिखा है कि भी नहीं। तुम लोग ना मेरा ख्याल करना बंद करो और खुद के लिए कुछ सोचो बेटा। अरे नानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा ऑपरेशन हम जल्द से जल्द करवा देंगे, चाहे उसके लिए हमें हमारे खेत के कागजात गिरवी क्यों न रखना पड़े। हम ये काम जरूर करेंगे। अरे नहीं नहीं पगली लड़कियां, ये तुम लोग क्या बोल रही हो? तुम लोगों के लिए अब कुछ बचा है तो सिर्फ वो छोटा सा खेत है, उसको भी बेचने की या फिर उससे हाथ धोने की बात बिल्कुल मत करना बेटी।
इस तरह उनकी नानी के लाख मना करने के बावजूद उन बच्चियों ने उसकी एक बात नहीं मानी थी और पैसा कर्जा लेने के लिए गांव में सारे लोगों के पास उन लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की थी, जिससे आखिरकार उन लोगों को अपने खेत के कागजात किसी के पास रहन रखकर पैसे लेने के लिए भी वो लोग तैयार हो जाते हैं। उन्हीं के गांव में ब्याज का पैसा देने वाला एक आदमी था जिसका नाम रघुराम था। वो दोनों बच्चियां अपने खेत के कागजात लेकर रघुराम के पास पहुंच जाते हैं और उससे कुछ पैसा उधार ले लेते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। फिर बिना देर किए सारे लोग मिलकर अस्पताल पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उनको ये बात पता चली कि उनका तो पैसा पहले ही किसी ने चुरा लिया है। फिर ये देखकर बहुत परेशान होकर सारे लोग वापस घर आते हैं और फिर दोनों बच्चियां मिलकर रघुराम के पास एक और बार चले जाते हैं ताकि उन लोगों को कुछ पैसे की सहायता मिल सके। क्या और पैसे? तुम लोग क्या समझ रहे हो कि वो जमीन 1 एकड़ की है? नहीं ना, इतनी छोटी सी जमीन पर जो पैसा मैंने तुम लोगों को दिया है वही बहुत ज्यादा है, और 10,000 तुम लोगों को दूंगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। वो तो बंजर जमीन है, कोई काम की नहीं। और मैं तुम्हें क्या बेवकूफ लग रहा हूँ जो कि तुम लोग जो कहानी बोलोगे मैं मान लूंगा? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। सचमुच हमारा पैसा किसी ने चुरा लिया है। अरे ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद करो तुम लोग। अब क्या चाहते हो? मैं 20-30 हजार रुपए और तुमको दे दूंगा तो तुम लोग वो बेकार की जमीन मेरे नाम कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम लोगों को 6 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर उन 6 महीनों से पहले पहले मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई बेकार की जमीन भी थी। रानी और मोनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उन लोगों का काम भी पूरा नहीं हुआ था और पैसे भी चोरी हो गए थे। साथ ही साथ उनकी नानी का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। दोनों बच्चियां बैठकर रोती रही। इतने में उनके सामने से एक छोटी सी गिलहरी अपने हाथ में एक नींबू पकड़कर लाती है और उन दोनों लड़कियों के सामने रख देती है। क्या देख रही हो? मैं कोई ऐसी वैसी गिलहरी नहीं हूँ। मैं तो एक जादुई गिलहरी हूँ। तुम दोनों को बहुत दिन से देख रही हूँ, परेशान लग रही हो। वैसे तुम लोग मुझे हमेशा खाने के लिए कुछ न कुछ दिया करती थी, और अब मेरी बारी। ये लो, ये नींबू को रख लो। ये भी कोई ऐसा वैसा नींबू नहीं है। इसको ले जाकर अपने खेत में गढ़ा देना, फिर देखना ये क्या कमाल करता है। इतना कहकर वो छोटी सी गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ जाती है। दोनों लड़कियां उस नींबू को ले जाकर अपने खाली खेत में डाल देते हैं। देखते ही देखते वहाँ एक बहुत बड़ा नींबू का पेड़ बन जाता है और वो दोनों बहनें देख ही रही थी कि उस पेड़ पे बहुत सारे नींबू भी लग जाते हैं। देखने में वो बिल्कुल सोने की तरह लग रहे थे, बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, जिससे एक बहन उसकी एक नींबू को तोड़कर देखती है। फिर उसे पता चलता है कि ये तो सचमुच का सोना है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो गई थी। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन लोगों ने एक दूसरे से कहा कि ये सब कुछ सच है। दोनों बहनें मिलकर उस पेड़ के सारे नींबू को अपने साथ ले लेते हैं और सारे के सारे अपने घर लेकर चले जाते हैं। फिर एक नींबू को बेचकर अपने नानी का ऑपरेशन करवाते हैं और रघुराम को जितना पैसा उन लोगों को देना था वो सारा का सारा दे देते हैं और वापस अपने खेत के कागजात लेकर आते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो लोग एक एक नींबू बेचने लगे और जितनी जरूरत की चीजें उनको चाहिए थी वो धीरे धीरे जमा करने लगे। देखते ही देखते उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया था, जिससे उन लोगों ने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाया था और घर में रहने के लिए उनको जो कुछ चीजें भी चाहिए थी वो सभी के सभी खरीदने लगे। देखते ही देखते उनकी नानी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिससे वो तीनों मिलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और इस तरह उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी। तब से लेकर वो हंसी खुशी जीने लगे।